लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें नामवर सियासी रहनुमा और कारकुन जनाब पीर मज़हर हक साहब से जारी हैं। पीर साहब, फिर आपके दादा ने कौन से बड़े काम किए उस ज़माने में असेंबली के अंदर? उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, वो चूँकि ख़ुद एक गरीब यतीम की हैसियत में तालीम हासिल की थी, तो उनको एक पैशन था एजुकेशन से, और उन्होंने एजुकेशन उस ज़माने में कोई लेना भी नहीं चाहता था। कहते हर कोई कहता रेवेन्यू का दो, लेकिन उस वक्त सिर्फ 2 वज़ीर थे, एक मिस्टर नेचल दास वज़ीरानी, दूसरे दादा थे, तो पोर्टफोलियो ज़्यादा थे, 8 एक को दिए, 8 दूसरे को दिए। और ये वालिद दादा जो है कांग्रेस में थे? नहीं, उस वक्त तो कोई अभी पार्टियां नहीं थी, अभी सिंध नहीं आई पीपल्स थी, पार्टी, क्योंकि आज़ाद आए, सिंध पीपल्स पार्टी का निशान था, लेकिन वो उनके लीडर सर शाहनवाज भुट्टो इलेक्शन में हार गए शेख अब्दुल मजीद सिंधी के। अब देखें कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, और उसके ख़िलाफ़ सारे बड़े आदमी इकट्ठे हो गए, तो वो इलेक्शन हार गए। और वो उसकी वजह वो नहीं थे, लेकिन शेख अब्दुल मजीद सिंधी थे, कि वो नौ मुस्लिम की हैसियत में बहुत पॉपुलर थे सिंध में। एक्चुअली फिर GM सैयद जो थे वो भी उस ग्रुप में थे, उन्होंने संभाला उसको, और वो बात करते थे सारे ग्रुप की तरफ से। पहले सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह बने चीफ मिनिस्टर, तो ये अपोजिशन में बैठे हुए थे, लेकिन वो थोड़े वक्त में वो गवर्नर बन गए, या पता नहीं कुछ हुआ कि ऐसा कि वो फिर खान बहादुर अला बख्श सुमरो को ने कैबिनेट उनको कहा गया कि आप बनाएं। और वो इनकलाबी थे खुद भी, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी थे, कांग्रेस। उन्होंने सर का खिताब भी वापस कर दिया था, टाइटल वापस कर दिया था। तो वो पहले प्रीमियर थे सिंध के। पहले प्रीमियर तो मेरे सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे, अल्लाह बख्श, क्योंकि 42 में तो कत्ल हुए। नहीं, 42 का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह हाँ, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आला है। सर खान बहादुर अला बख्श सुमरो, खान बहादुर अला बख्श सुमरो ने तो पाकिस्तान देखा ही नहीं, क्योंकि वो कत्ल हुए 42। नहीं, पाकिस्तान की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंध की बात कर रहा हूँ, कि सिंध के जो पहले वज़ीर आज़म थे, उस वक्त में वज़ीर आज़म प्रीमियर, हाँ, तो पहले प्रीमियर सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे। उसके बाद सर अला बख्श सुमरो ने सर का खिताब वापस किया। ये वो सब इनकलाबी, वो कांग्रेस से की सपोर्ट थी उनको, कांग्रेसी मेंबरों ने भी उनकी सपोर्ट की, यहाँ GM सैयद ने भी उनकी की, और उनको कहा कि आप तो वो पहली कैबिनेट थोड़े दिन चली, थोड़ा वक्त चली, फिर वो ये मजबूत गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि ऐसे कांग्रेस और मुसलमान सब इकट्ठे हुए, और वो कोalition गवर्नमेंट बनी। उसमें एक वज़ीर इनका, एक वज़ीर उनका, और CM वो मुसलमानों का की तरफ से बना गया। और दादा बदस्तूर वज़ीर तालीम है। वो उनको पहले जो पोर्टफोलियो मिले, वज़ीर तालीम, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, गुड सुधार एक डिपार्टमेंट था उस ज़माने में, मतलब ये कोई 7-8, और उस वक्त रेवेन्यू माना विथ LU, जिस पे बड़ा पड्डा होता है, मतलब सारे 8 उनको मिले, 8 उनको मिले। सर जो नेचल दास वज़ीरानी एंड कंपनी, बंदर रोड पे बहुत बड़ी लॉयर्स फर्म थी। दादा तो बेचारे लाड़काना के वकील थे, तो ये इस वजह से, लेकिन वो उनका जो बैकग्राउंड था खिलाफती, और खाकसार तहरीक में भी रहे, वो भी इनका एक बैकग्राउंड था, उसमें भी वो बेलचा उठा के चपरास्त करते थे, मतलब ये चीज़ें उनका बैकग्राउंड में इनकलाबियत थी। और फिर वकील भी वो बहुत पॉपुलर और बड़े अवामी किस्म के वकील थे, तो ये तो बहुत स्नॉबिश थे। ये बहरहाल वजारत के लिए पहले अला बख्श सुमरो ने साईं GM सैयद को कहा कि आप बने वज़ीर, और वहाँ से उन्होंने कहा वहाँ से कौन है, कहा वहाँ वकील है नचल दास। तो उन्होंने कहा यार वकील है तो उसके मुकाबले में हम आपको एक वकील देंगे। वो फिर दादा को उन्होंने नॉमिनेट किया, और दादा बेचारे शरीफ आदमी, वो कहा मखतूम गुलाम हैदर साईं उनके ग्रुप लीडर थे, मुर्शिद भी थे, और कहने लगे उनका अगर वो कहेंगे तो फिर उनके ऊपर प्रेशर था कि अपना जो मीरा मोहम्मद शाह का, वो उनके पड़ोसी भी थे, और स्पीकर उनका ये था कि स्पीकर तो बाद में बना,
लेकिन उनका था कि भाई मेरे को नॉमिनेट करें, सैयद भी हूँ। तो वो पीर अली मोहम्मद राशिदी और ने अपने किताब में लिखा है, वो नहीं है वो एशिया में, तो वो हमने कहा कि हमने उनको छुपा दिया हैदर मंजिल में कि ये यहाँ तो नहीं आएंगे मखदूम साहब और दूसरे। उनको ये था कि मखदूम गुलाम इधर से ही आ गए, तो वो अगर आए उनको हमने कहा यहाँ तो नहीं है हमारे पास। तो बहरहाल वो ओथ टेकिंग के बाद उनको छोड़ा, वो दादा सीधे गए मखदूम साहब के पास, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ। उन्होंने कहा आपको हमने बहुत ढूंढा, वो मेरे पे प्रेशर था। उन्होंने कहा सही है, मैं भी आप ही का हूँ। तो बहरहाल वो दादा जान जब भी जाते थे तो रहते भी हाला में थे, 28 बंगले में, उनका कैंप ऑफिस वहीं होता था। सरवरी इस्लामिया कॉलेज और दूसरे तालीमी इदारे भी उन्होंने बहुत वहाँ बनाए, सारे सिंध में बनाए। उनका जो सबसे बड़ा कारनामा था वो था अप्रैल 1939 में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उस्मान अली अंसारी, अल्लामा दाऊद पोटो और खान बहादुर गुलाम नबी काजी, ये एजुकेशन के बड़े अफसरान थे। उन पे मुश्तमिल कमेटी बनाई कि ये लोकल गवर्नमेंट के पास जो एजुकेशन का निज़ाम है वो तो वीक है, वो तो सारे अनपढ़ वडेरे और काउंसलर वो बैठ के चला रहे हैं, तो ये क्या चलाएंगे। तो डेवलप नहीं हो रही थी एजुकेशन। तो उन्होंने ये तजवीज़ दी, एक बड़ी रिपोर्ट बनाई कि ये सिंध गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। फिर उन्होंने वो रिपोर्ट पे अमल कराते हुए कैबिनेट से मंजूरी लेके और एक कानून पास कराया कि ये लोकल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होके ये बाकायदे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक महकमा बन गया। पहला ये काम उन्होंने किया, जिससे फिर एजुकेशन की ओनरशिप स्ट्रांग हो गई और कोई वडेरा शडेरा किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो सरकारी अफसर बन गए। और फिर वो उन्होंने 19 अप्रैल 39 में एक कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास कराया, जिसमें 5 साल से लेके जो बच्चा होगा वो 4 जमायतें उस वक्त थी, वो कंपलसरी पढ़ेगा। तो उसके लिए लाजमी तालीम, उसको सिंध में जोरी तालीम कहते हैं, लेकिन जबरी तालीम उसको कहते हैं, लेकिन वो इट वाज कंपलसरी एजुकेशन, लाजमी। तो उसमें उन्होंने एजुकेशन जो आपके ख्याल में लाजमी लफ्ज़ तो बेहतर है ना? जी हाँ। उन्होंने फिर जो एजुकेशन अफसरान थे उनको मैजिस्ट्रियल पावर्स दिए। लॉ में ये था कि बच्चा पैदा होगा तो अटेंडेंट जाके उसका रजिस्टर करेगा उसको पैदा होते ही, और फिर जब वो 5 साल गुजर जाएंगे तो वही अटेंडेंट या उनकी जगह पे जो दूसरा होगा वो उस बच्चे के पेरेंट को ख़त नोटिस सर्व करेगा कि आपका बच्चा अभी स्कूल में नहीं पहुंचा। जैसे इंग्लैंड में वो फिर यहाँ बड़ा कामयाब हुआ। वो उनको अटेंडेंट कहते थे, वो अटेंडेंट भी बहुत सारे होते थे, वो बड़े पावरफुल है। वो पकड़ के आदमी को, एजुकेशन अफसर को मैजिस्ट्रेट पावर मिल गए, 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट। 5 रुपया जुर्माना या जेल 7 दिन की। उस ज़माने में जेल बहुत बड़ी बात, अभी तो आदमी डरते नहीं हैं सब, उस वक्त में जेल से आदमी डरते थे। और जुर्माना 5 रुपया जुर्माना कहाँ से आया, जो एक आने की भी वैल्यू थी। इस वजह से फिर वो बड़ा कामयाब गया, उसमें काफ़ी लोग पढ़ गए। फिर उन्होंने कहा कि ये तो जो है जो बच्चा पैदा होगा, लेकिन जो पहले ही बड़े हैं वो उनका क्या किया जाए, बालगान। फिर उनको कहा तालीम बालगान शुरू करें। काफ़ी दुनिया के मुल्कों में था वो निज़ाम। तो उन्होंने कहा ये एडल्ट लिटरेसी कैंपेन चलानी पड़ेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंडिंग और अफसरान को उन्होंने पाबंद किया, और उन्होंने शुरू की। जो भी बड़ी उम्र के अनपढ़ लोग थे उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप पढ़ें, जो नहीं पढ़ेगा उसको फिर वो मुख्तलिफ जो होते हैं, ये सहूलत नहीं मिलेगी, वो सहूलत नहीं। जैसे ये अभी आप कहेंगे भाई आप ये जो है वो सोलर पे ये चलाएंगे तो आपको इतनी कंसेशन होगी, अगर आप गैस पे चलाएंगे या उस पर डीजल पे तो आपके पर इतना ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, कंजेशन चार्जेस देनी पड़ेंगी, वो करनी पड़ेंगी, वो इस तरह से उन्होंने वो किया। तो उससे ये हुआ कि एडल्ट लिटरेसी उस ज़माने में जोही जैसे इलाके में भी वो, क्योंकि जोही मेरे दादा का हल्का था, MPA का, दादू जोही दोनों, तो वो कहते थे हमने पीर को वोट दिए, उसने अच्छी दाढ़ी में अट्टो ख़राब हमारा, उन्होंने ये इस उम्र में ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं हमें। तो दादा ख़ुद भी वहाँ जाते थे और बड़े बड़े लालटीन उनको दिए गए कि शाम को आप अपने काम वाम करके, शाम को बड़ा लालटीन होता था उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए
कि इसमें आप रोशनी में पढ़ें। तो उससे ये हुआ कि जो बिल्कुल अनपढ़ थे अंगूठे छाप वो भी पढ़ गए, उनको भी तालीम आ गई, ख़त वत लिखना, फ़र्क हो गया, अपना हिसाब किताब, कोई उसको। तीसरा काम क्या किया? तीसरा उन्होंने जो सबसे मैं समझता हूँ कि मुझे तो वो ज़्यादा लगता है हायर एजुकेशन के लिहाज से, उन्होंने कहा कि बॉम्बे से हम अलग हुए कितना अरसा हो गया, तो अभी तक हमारा मैट्रिक का इम्तहान बॉम्बे यूनिवर्सिटी लेती है, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बिल तैयार किया, सिंध यूनिवर्सिटी बिल नंबर 1 ऑफ 1943 था वो, या 44 था। ये सिंध यूनिवर्सिटी जो कराची में बनी थी, जो कराची में सिंध यूनिवर्सिटी तो यहाँ बनी थी ना, अब हमें इसको तो निकाली बाद में मिली 55 में, लेकिन ये पहले सिंध यूनिवर्सिटी यहाँ थी। तो वो उसमें हैरत की बात तो ये कि कांग्रेस के जो अपने हमारे सिंधी भाई थे मेंबर हिंदू कम्युनिटी से, उन्होंने उसकी बड़ी मुखालफत की। अब वो सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह तब तक दोबारा बन गया CM, वो क्या यार बड़ी मुश्किल से मैंने चीफ मिनिस्ट्री बनाई है, हुकूमत बनाई है, पीसा। दादा को एजुकेशन ज़रूर देते थे कि भाई कोई भी हो, सर अला बख्श हो तो भी इसको दे दे, पार्टी वार्टी तो थी नहीं, कोई वो पार्टी एफिलिएशन का तो चक्कर था ही नहीं, तो आदमी चाहिए जो हमें पॉपुलर करे। दादा एजुकेशन में बहुत उन्होंने काम किया था, इसलिए सर साहब ने भी उनको रखा उसमें, सारा ग्रुप उनके साथ मिल गया। मेरा उसमें ये हुआ कि सर गुलाम हुसैन ने कहा कि यार ये मैं बिल पेश नहीं करूँगा, ये पेश करने की तुम्हें इजाज़त दी तो ये कांग्रेस ही छोड़ जाएंगे। वो दादा से मिले थे, वो कह रहे थे कि नहीं आप ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं अलीगढ़ के तर्ज पे, और दादा था भी अलीगढ़ का पढ़ा हुआ। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में क्या ख़राबी, इतने अरसे तो आप। तो दादा का इस्तदलाल ये था कि वो उस वक्त में हम बॉम्बे का प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, तो मजबूरी थी। अभी हम भला पाकिस्तान तो था ही नहीं, अभी हमारे सिंध में अगर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो बॉम्बे हम जाएं, या लाहौर में यूनिवर्सिटी पुरानी थी बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम, अगर वो मान नहीं रहे थे तो दादा ने ख़त लिखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप हमारे लीडर हैं, हमारा मसला हल करें, ये CM मुझे छोड़ता नहीं है, और आप उनको कहें कि वो मुझे रोके नहीं और इजाज़त दें तो मैं बिल पास करा दूँ कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए सिंध में। ये वाक़या खालिद शमसुल हसन जो हैं, जो नेशनल बैंक में डायरेक्टर PR थे, उन्होंने एक मुझे किताब दी। वाजिद शमसुल हसन के भाई उन्होंने किताब, उनका वालिद का नाम था शमसुल हसन, वो कायद-ए-आज़म के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कलेक्शन जो कायद-ए-आज़म के खतूत, लोगों के नाम या लोगों के खतूत, पार्टी के लोगों के खतूत कायद-ए-आज़म के नाम, वो उन्होंने कलेक्शन छपवाई खालिद शमसुल हसन। मैं गया वहाँ मिलने, किसी MB अब्बासी था शायद प्रेसिडेंट, तो उन्होंने उनको बुलाया कि भाई ये पीर साहब से मिलें, ये पीर इलाही के पोते हैं। तो उन्होंने कहा 1 मिनट, गए, वो जाके वो किताब ले आए, वो लिख के दी गई है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, पढ़ना। इसमें बड़ी बात यूनिवर्सिटी वाली लिखी हुई है जो कोई नहीं बताएगा आपको। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो कायद-ए-आज़म ने वो ख़त जो है, दादा को ख़त लिखा कि मैंने ये ख़त आपका, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए सिंध में। तो मैंने आपका ख़त चीफ मिनिस्टर को भेजा है, होपफुली ही विल अंडरस्टैंड इट। और वो जो आपका जो ख़त है लिखा हुआ, वो भी मैंने उसको भेज दिया है। वो ख़त है आपके पास? उसमें छपा हुआ है, छपा हुआ किताब में। वो किताब मैंने वो ख़त जो है इनकारपोरेट किए हैं, ये जो मैंने आपको किताब दी है ना, मानू मणियादार सिंधी अदबी बोर्ड में, वो सारा जो लिख पढ़ है वो मैंने उसमें किए। वो सिंध यूनिवर्सिटी बिल नंबर 1 ऑफ 1947, अब वो 4 साल गुजर गए, तो 47 के तौर पे नया बिल, आपको बताया असेंबली ख़त्म होती है तो फिर वो सारे बिल चले जाते हैं। वो फिर 1946 में असेंबली बनी, तो 47 में वो अप्रैल 1947 में वो बिल असेंबली में आ गया विद परमिशन ऑफ कायद-ए-आज़म परसुएशन उन्होंने की, और वो फिर यूनिवर्सिटी बनी। उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, डिबेट है, वो आप पढ़ें। ये जो किताब है इसमें वो सारी मैंने असेंबली सेक्रेटरी से लेके वो इसमें डाली। उसमें प्रोफेसर घनश्याम दास ने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, वॉकआउट करके कि ये बिल क्यों आपने पेश किया है। ही वॉकड आउट। हमें हैरान हो गया, मेरे को अंदाज़ा नहीं था, मेरे जहन में था कि जो कांग्रेसी थे ये नॉन बायस थे,
वो महासभाई जो थे वो मुतासिब थे, या कांग्रेसी प्रोग्रेसिव होंगे हाँ हमसे ज़्यादा होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए हो या हिंदुओं के लिए, यूनिवर्सिटी में तो सब पढ़ते हैं ना, कास्ट एंड इसमें क्रीड है ही नहीं भाई, यूनिवर्सिटी बनेगी तो आप भी पढ़ेंगे हम भी पढ़ेंगे। के लिए उन्होंने उनका इस्तदलाल ये था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खाम खाम में ख़र्चा कर रहे हो भाई, दादा ने कहा हम तो ये सिर्फ पहले हम इसको यूनिवर्सिटी टेकिंग बॉडी बना रहे हैं कि ये सिर्फ इम्तहान मैट्रिक का लेगी, फिर ये हम टीचिंग साइड पे इसको ले जाएंगे। अभी यहाँ अल्लाह बख्श सुमरो भी कत्ल हो चुका है? नहीं, ये देखें ना, ये वो कत्ल हो चुका होगा क्योंकि ये 1947 अप्रैल का बिल है, क्योंकि वो दो हमारी शख्सियतें कत्ल हो चुकी हैं, एक सूरे बादशाह सिर्फ कत्ल आशा 20 मार्च 1943 और उसी दौरान अल्लाह बख्श, और इसी दौरान कंवर भगत राम, वो बड़ा तीनों बड़े सानियात थे। ठीक है, और उससे जो मुल्क का सानिया है वो सखर में जो मस्जिद मंजिल गाह हुआ है। अब मुझे बताएं, आप मंजिल गाह में इतनी कत्ल व गारत देखेंगे तो उस कत्ल व गारत का रिफ्लेक्शन तो मुस्लिम हिंदू वर्सेस हो जाएगा। जो हिंदू होगा वो कट्टर हिंदू होगा, जो मुस्लिम होगा वो कट्टर मुस्लिम होगा। हम अगर रेशनली सोचें। सही, देखिए मैं डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह खुद प्रोग्रेसिव भी हैं, सुलझे हुए भी हैं। एजुकेशन का इसमें कोई कसूर नहीं है। एजुकेशन तो इन मसाइल का हल निकालती है, शऊर पैदा करती है। ये जिन लोगों ने भी क्या कराया, आपसे ढके छुपे नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसका हल तो यही है कि हम एजुकेशन आम करें, बढ़ाएं, ताकि वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर है, उसको मजबूत करना है, ज़्यादा डेमोक्रेसी कर दो तो डेमोक्रेसी आएगी। तो ये भी ऐसा है कि एजुकेशन आम होगी, एजुकेशन स्ट्रांग होगी। और ये हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ भाई, प्राइमरी तो फाइनल पास करके प्राइमरी मास्टर बन जाता है। मैं एक छोटा सा वक्फा लूँ, ठीक, वक्फे के बाद आपसे ये पूछूंगा कि आपके रिकॉर्ड में आपके दादा मरहूम की इन वाक़यात के बारे में कुछ यादें हैं? ये जो 3 वाक़यात मैंने बताए, मैं नहीं समझता कि मेरे नज़रों से नहीं गुजरा है, होगी मेरे नज़रों, क्योंकि उस दौर के हिंदुस्तान के बहुत बड़े वाक़यात हैं चारों। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मैंने अपने दादा जान को देखा, वो कोशिश करते थे कि गैर मुतनाज़ा रहें। अच्छा, जो डिस्प्यूटेड मामलात में पढ़ने से जो तामीरी काम नहीं होता है। जो खुद कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में तो बहुत पहले रहे ना, जब कायदे-ए-आज़म भी लेकिन अल्लाह बख्श सुमरो के साथ रहे। ये अल्लाह बख्श सुमरो के बहुत करीबी दोस्त थे। मैं वही कह रहा हूँ, उनके कत्ल पे अगर उनका कुछ भी नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं, कैसे नहीं है, वो होगा। मैंने कहता हूँ मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि इस पे ज़ाहिर दुख भी था उनको, उनके दोस्त थे, भाइयों की तरह थे, उनकी तस्वीर हैं। हाँ, वो मैंने देखी है। इतने इकट्ठे अपने साथ रहे। मैं अपने कभी अपने फूफियों से और अपने चाचाओं से पूछता था, वो कहते थे शहीद अल्लाह बख्श सुमरो जो थे उसको हम शहीद के सवा बुलाते नहीं हैं, लेकिन उनका जो आपको पता है कि उनके पीछे मुलविस कौन थे, और उस पर बैठ के वो फिर पार्टीजन हो जाएगा। वो तारीख वो हमारे भी मुखालिफ रहे जिन्होंने उनको कत्ल किया, हमारे साथ भी उनके तल्लुकात, क्योंकि ये तो सिंध में 2 ग्रुप थे ना। एक अल्लाह बख्श सुमरो का ग्रुप था जो नहीं चाहता था कि सिंध किसी की ग़ुलाम बने, किसी फेडरेशन में जाए, किसी दूसरे का एक से जान छुड़ा के फिर दूसरे के, वो उनका बहुत इनकलाबी एक इंसान था। मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक सही भी था, और उन्होंने जो भी प्रेडिक्शंस की वो बाद में सही साबित हुई। यहाँ पर लोगों को मिसगाइड करके जिस तरीके से कि या आपको जो ज़मीनें मिल जाएंगी आपको, जो आपसे इन्होंने हिंदुओं ने गिरवी रखाई हैं, ये आपको मिल जाएंगी, ये आपके जो कर्जे हैं सूद ख़त्म हो जाएगा, इस्लामी मुल्क कायम होगा। सूद आज तक चल रहा है।
तो बात है कि उनको मिसगाइड किया गया और बहुत मुसलमानों ने जज्बाती तो वैसे ही हैं मुसलमान, उनके मजहबी जज्बात को करके उन्होंने इस तरह से ये किया। तो दादा इसके ख़िलाफ़ थे, वो अक्सर कहते थे ये गलत नहीं बोलो किसी को मिसगाइड करो, गरीब बेचारे उसकी समझोगे वो तालीम कम है उनकी, तो आप उसका फ़ायदा ये उठाओ कि उसको जज्बाती बना के और यूज़ करो। आपने ख़ुद भी कभी दादा का नाम नहीं पढ़ा होगा मंजिल मस्जिद का हमारे मामले में, नहीं। कभी तो नहीं। मैंने आपसे हालांकि वो पूछा। पक्के मुसलमान थे, नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तभी तो मैंने पूछा क्योंकि हमने वो साजिशी पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहे। हालांकि उनका सबसे ताल्लुक़ था सवाए कुछ लोगों के। पीर साहब छोटा सा वक्फा नाज़रीन, हमारी बातें पीर साहब से जारी हैं, छोटे से वक्फे के बाद फिर